तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी ग्रेजुएशन मतलब बीएससी सेकेंड ईयर का ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर आता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ऐसे माना जाए तो ये जनरली फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है। इसको हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th-12th में पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद इसे उठाकर ग्रेजुएशन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल दिया गया। अब सबसे बड़ी चीज है कि इस चैप्टर की खासियत यह है कि ये चैप्टर जो है फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। मतलब इसकी पूरी कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसलिए खासकर जो बायो के बच्चे होते हैं इस चैप्टर को समझने में उनको काफी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो सारे के साथ अधिकतर कंसेप्ट जो है उसको फिजिक्स से लेकर इस कंसेप्ट को बनाया गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य होकर पढ़ना होगा। हम आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाते चलेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां आपको हम नोट्स देते जाएंगे। इसलिए आज आज की क्लास में हम आपको इसका बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म हमको यूज करना होगा, क्योंकि हर इस चैप्टर में आपको अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम जनरल किसी एक लाइट वेव को लेकर पढ़ते थे कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेव नंबर क्या होगा। तो जनरल हम किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स को लेकर पढ़ते थे, लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितना वेवलेंथ दिया जाए, कितना उसकी फ्रीक्वेंसी दिया जाए, ताकि उसकी कलर चेंजिंग में क्या रोल आएगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या क्या रोल आएगा, उसकी ग्राफ का क्या कंसेप्ट है, कि वो कितना मतलब कि वेवलेंथ का किस कलर में उसकी विजिबिलिटी शो करेगा, किस में विजिबिलिटी शो नहीं करेगा। इन सभी कंसेप्टों को जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर जो है बिल्कुल नया चैप्टर है। इसकी कोई भी कंसेप्ट आप शुरू के कुछ कंसेप्ट जो हैं आपको मिल जाएंगे जो आप 11th-12th से पढ़ के आए होंगे, जो आपको वहां पर 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राफ आप लोग पढ़ाए वहां पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जब बाकी के जब कंसेप्ट तो स्टार्टिंग के कंसेप्ट तो सिर्फ 11th-12th से थोड़ी सी ली गई है, लेकिन जो आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो बेंजीन हो या क्या कहते हैं अब बेंजीन हो या फिनॉल हो या जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, किस फ्रीक्वेंसी पर एक कौन सा कलर देता है, इन सभी को डाटा को हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम जो आगे की तरफ बढ़े, हम इसके पहले बेसिक चीज को समझें कि आखिर ये कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट फिर वही पुरानी कंसेप्ट लौट कर आती है। तो कहा कि पहले के समय में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता था कि वो किस सोल्यूशन में आसानी से काम कर सकता है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। कोई भी कलर शो करता है तो कभी कभी क्या होता है वो कलरलेस हो जाता है, कोई कलर शो करता है, कोई कलर शो नहीं करता। सा अल्कोहल को ही ले लीजिए। अल्कोहल जो होता है वो जनरली जो होता है क्या कहते हैं रिएक्टिविटी उसकी जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ ज्यादातर रिएक्शन देता है। जैसे ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है कि ल्यूकास रिएजेंट जो होता है दो सॉल्यूशन को मिलाकर आपस में तैयार की जाती है। उसमें पहला सॉल्यूशन होता हुआ एनहाइड्रस ZnCl2 और दूसरा सॉल्यूशन होता है वह होता है HCl जो कंसंट्रेटेड HCl होता है। तो दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ल्यूकास रिएजेंट मिलता है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि ल्यूकास रिएजेंट में जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो जनरली एथीन बना देता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है जैसे मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और जब रिएक्शन करता है तो स्थिति में वो एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, इसकी कलर के इफेक्ट पे क्या पड़ता है, क्यों इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्यों कम हो जाती है, इन सब चीजों को लेकर पहले बड़ा उस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन जब से इस तरह की कंसेप्ट जब आया, जब एब्जॉर्प्शन थ्योरी आया, जब मेटेलिक प्रॉपर्टी आया, जब उसकी ऑब्जर्वेटिविटी के बारे में जब चर्चा होना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाए कि किस वेवलेंथ पर ये कंपाउंड जो है अपना कलर दे देगा, कौन से वेवलेंथ पर। कभी कभी आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो होता है वह कलर में परिवर्तन करता है। जैसे में आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को ले लीजिए, तो डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट जो उतने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं सभी के सभी कलर ब्लैक मैक्सिमम कलर्ड होते हैं, वही कलरलेस होते हैं जिनके अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। अदरवाइज लगभग सारे कंपाउंड जो होते हैं वह कलरलेस कलर्ड होते हैं, नॉट कलरलेस। तो ये
कलर आखिर होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आखिर में जो विजिबिलिटी मिलती है वो एक फिक्स रेंज पर मिलेगा कि कितना से कितना वेवलेंथ दिया जाए तो हमको विजिबल होगा। तो ये सब जितने भी चीजें स्टडी करने के लिए आया, उस इन सभी को उठाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे स्टडी करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका क्या रोल है, क्या क्या रोल इस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, कैसे इसका ग्राफ सीखना है, इन सब चीजों के बारे में हम इस नए चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको हम पार्ट वाइज पार्ट, इसके जितने भी पार्ट बनेंगे धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट वाइज पार्ट करके हम इसका पूरा विवरण तैयार कर देंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे, सारी चीजों को आप नोट करते जाइएगा, हम हर प्रॉपर नोट्स बनवाते चलेंगे। आप इसको रिवीजन बाय रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे ये सेम टॉपिक लौट कर थर्ड ईयर में भी आएगा। ठीक है, वहां पर भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में सीखना होगा। तो आपकी अगर सेकेंड ईयर की कंसेप्ट मजबूत रहेगा तो थर्ड ईयर को आसानी से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो भी हमारे पास उसके लेंथ की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना या उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में कैलकुलेट करना, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैलकुलेशन जो था वो काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, अब कहते हैं कि जितने भी हमारे पास जो मान लीजिए कि प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमारे पास लेकर आया गया, बात आई ना स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आगे हम आपको डिफिनेशन क्लियर करेंगे कि स्पेक्ट्रो मतलब कि सीधी सी बात है कि जहां पर जितने भी स्पेक्ट्रम जो निकलते हैं वो या तो स्पेक्ट्रम हम लोग कई तरह के पढ़ते हैं, या तो वो क्या हो यूवी का हो, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट हो, या तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट हो, या क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट हमारे पास मिलता है, या IR मतलब इंफ्रारेड हो, या आपका NMR जो होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या आपके पास जो हो वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, MS हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई भी चीज हो, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो भी कोऑपरेटिव स्टडी करने के लिए जो हम लोग जिससे टेक्निक के माध्यम से हम किसी भी कंपाउंड का क्या करते हैं कि हमारे पास अगर दिए गए कोई भी करंट अगर टेक्निक है जिसके चलते हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं कि उसका किसी भी मटेरियल का उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना होगा, उसका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी हो, ये तो सारी चीजें हम लोग, जो कि जाहिर सी बात है कि आप इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते हैं, आप जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वहां पर भी आप केमिकल सब्सटेंस ही यूज करते हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। यहां तक कि आप जनरली जब आप घर में बैटरी यूज करते हैं वहां पर भी आप H2SO4, तो लगभग हर जगह केमिस्ट्री का यूज है। तो कहते हैं कि इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए जो हम लोग टेक्निक डेवलप करते हैं, जहां से हम लोग करंट टेक्निक डेवलप आज के समय में जो बेसिक टेक्निक हम डेवलप करते हैं, जहां से आप स्ट्रक्चर किसी भी इसकी फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। अब ध्यान समझिए, कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई मैटर है, ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ध्यान रहे जहां पर मैटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कंसेप्ट आता है, जहां से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना होगा, कितने फ्रीक्वेंसी के साथ ही इस पर लाइट की प्रवाह किया जाए, कितने लाइट को ये क्या कर सकता है अपने पास एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने फ्रीक्वेंसी को लाइट को ये रिपेल कर सकता है, कोई भी कलर हमको विजिबल कब होता है कि वह कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है, जिस लाइट को क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वह कलर हमें विजिबल होता है। अब ये ब्लैक कलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए हमको ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये व्हाइट कलर है, इसका मतलब ये सारे कलर को रिपेल कर रहा है। तो कह रहे हैं कि यही चीज है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस वेवलेंथ के लाइट को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ के लाइट को रिपेल कर रहा है। तो इनके बारे में जो हम इनकी जो स्टडी करते हैं जिस टेक्निक द्वारा, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी।
ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो किसी भी कंपाउंड का जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो या उसकी जो एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम हो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से कैलकुलेट करते हैं। अब जरा समझिए, कह रहा है कि हमारे पास जो टेक्निक हमको मिला, अब इसके बारे में जो सबसे पहली कंसेप्ट आया था, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट जो था वह 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि चूंकि रेडिएशन जब भी हमारे पास होता है, कहा कि अगर कोई फ्री स्पेस है और फ्री स्पेस में अगर मान लिया कोई भी रेडिएशन होता है तो उसमें दो तरह के रेडिएशन उत्पन्न होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है मैग्नेटिक। ठीक है। तो कहा कि जब ये कोई भी रेडिएशन जब हमारे पास क्रिएट होता है तो उसमें दो तरह के रेडिएशन मिलता है, एक जो होता हुआ इलेक्ट्रिक रेडिएशन, एक होता है मैग्नेटिक रेडिएशन। तो कहा मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब किसी भी लाइट को जब हम पास कराते हैं या जब रेडिएशन एनर्जी प्रोपोगेट होता है किसी स्पेस में, तो ऐसी स्थिति में हमेशा वो एज ए वेव के फॉर्म में काम करता है। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में काम करता है। और जब वेव के फॉर्म में काम करता है कि ये जो वेव होते हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक प्रॉपर्टी जो होता है वह इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है, दूसरा जो होता है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। आई बात समझ में? जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करने की बात आती है तो कहते हैं कि इसी तरह से जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है उससे हम लोग आगे चलकर चूंकि उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल रेडिएशन, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेडिएशन। तो कहा कि जो भी लाइट इमर्ज होता है वो हर किसी भी स्पेस में, ध्यान रखना, लाइट जो इमर्ज होता है किसी भी स्पेस में या इन स्पेस में अगर कोई लाइट इमर्ज होता है तो वो दो प्रॉपर्टी शो करता है। एक प्रॉपर्टी जो होता है वह इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक काम करो, एक लाइन लिखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल a proportional that light and other form of radiation energy propagate through a space in form of waves. This wave passes in electric and magnetic field associated with them. We call them electromagnetic radiation. Sometimes we are also referred to as electromagnetic wave. तूने क्या कहा कि जो लाइट आया तो ऐसी स्थिति में जब उसे हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक लाइन में हम जब उसको पास कराते हैं तो वहां से दो तरह के लिए वेव मिला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो वह इलेक्ट्रिक वेव मिला और मैग्नेटिक में गए तो मैग्नेटिक वेव मिला, और दोनों को कंबाइन करके उन्होंने कहा कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी कोई लाइट अगर यहां पर इमर्ज कराते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर वह स्पेस में मूव करता हो तो अगर उसी को हम ले आकर किस में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव फील्ड में ले आकर अगर उसे हम पास कराते हैं तो वहां जो वेव जनरेट होता है उससे हम लोग कहे इलेक्ट्रिक वेव और दूसरे को क्या कहे, मैग्नेटिक वेव। और कहते हैं कि जब चूंकि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव दोनों में काम करता है इसलिए इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब ये क्या है कहानी समझो। तो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो कहते हैं कि सब वेरी काफी इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आती है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? तो कहते हैं कि सबसे बड़ा चीज को जो भी हमारे पास जो मैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड में जो एसोसिएटेड होता है ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट चलता है। मतलब एक दूसरे के ठीक एंटी पैरल, मतलब कि कह सकते हैं एंटी पैरलल काम करता है। मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वर्टिकल में इलेक्ट्रिक, मतलब एक दूसरे के ठीक अपोजिट चलता है। तो आप एक काम करो, हेड डालो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे सबसे पहले लिखिए, दे कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which oscillate in the direction of in the direction perpendicular to one another and also perpendicular to direction in which the wave is traveling. मतलब कि जो डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक का होगा उसके ठीक अपोजिट, मतलब कि अगर वेव ये इलेक्ट्रिक का है तो सीधे नीचे क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक का ठीक अपोजिट जो होता है उनकी ट्रेवलिंग होती है। दूसरा पॉइंट में लिखिए, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल at the same velocity. All the electromagnetic wave travel at the same velocity. The velocity is equal to a speed of light. ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरे पॉइंट पे लिखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नीड नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। फॉर इंस्टेंस लाइट रीच अस फ्रॉम द सन थ्रू द एम्प्टी स्पेस। मतलब पहली चीज कि ये दूसरे के क्या होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दूसरे के अपोजिट काम करते हैं जो रेडिएशन होता है। दूसरा चीज कि इसकी स्पीड जो होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वह करीब करीब सनलाइट के स्पीड के जैसे बराबर होती है। और तीसरा चीज कि इसको ट्रेवलिंग करने के लिए किसी मीडियम की जरूरी नहीं है कि कोई मीडियम हो तभी ट्रेवलिंग करेगा, ये एम्प्टी स्पेस में भी क्या करता है, ये आसानी से ट्रेवलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको आप मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ नए कंसेप्ट के बारे में जान लें, क्योंकि ये कंसेप्ट जो होंगे वह आगे चलकर आपको काफी हेल्प करेंगे। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है वह है वेव मोशन। व्हाट इज वेव मोशन? व्हाट इज वेव मोशन? ये क्या होता है वेव मोशन? तो कहते हैं कि अगर हम वेव मोशन के बारे में बात करें तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, तो जब भी मान लीजिए कि हमारे पास अगर पार्टिकल जो मूव करता है, तो ऐसी स्थिति में जब भी पार्टिकल की मोशन होती है तो वो किसी एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है तो कहते हैं कि इसके जो सरफेस से अगर बात करें तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो कहते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम लोग आगे चलकर हिंदी में गर्त के नाम से जानते हैं। देखिए मैक्सिमम डायरेक्शन जो होता है वो हिंदी में बोलते हैं इसे गर्त के नाम से, और अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट के नाम से। और जो मैक्सिमम डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड होता है, इसे हम लोग श्रिंग के नाम से जानते हैं। अब एक बार देख लीजिएगा, शायद जहां तक हमको याद आ रहा है कि श्रिंग आप इंग्लिश से याद रखो, क्रेस्ट, और दूसरा जो टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं टफ। ठीक है, तो आप शायद हिंदी में गर्त और श्रिंग या श्रिंग और गर्त के नाम से जानते हैं। आप एक बार इसको
तो यहां पे जो हमको मिला गर्त और श्रृंग, आप इंग्लिश याद रखो जो कि हिंदी जो है आप आसानी से भूल जाएंगे। तो क्रिस्ट और टफ दो शब्द मिलता है, ठीक है। अब जहां तक हमको लग रहा है कि या तो शायद हिंदी में इसको गर्त करते, हिंदी के साथ हमको थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो यहां पे क्या मिला, एक क्रस्ट और दूसरे क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। अब समझो, तो कहा कि ऐसे कंडीशन में जब हमें क्रस्ट और टफ का निर्माण हो जाता है, यहीं से हमको एक नई कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलती है। यानी कह सकते हैं कि जब भी पार्टिकल जो होते हैं अपने एक्सिस के अबाउट मोशन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इनकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है, मतलब मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वह वहां पर क्रस्ट का निर्माण करता है। और जो मैक्सिमम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो डाउनवर्ड होता है उसे हम लोग टफ कहते थे। काम करिए, पहले आप इसको लिख लीजिए। द पॉइंट ऑफ maximum upward displacement is called crest, and the point of maximum downward displacement is called ट्रफ। गर्त मतलब तो है गड्ढा, शायद इसको हम श्रृंग कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। चलिए आगे नीचे लिखिए, द वेव माइट बी व्यूड एज अ डिस्प्लेसमेंट विच एस्टेट फ्रॉम some vibrating wave and that travel onwards as a continuous sequence of alternating crust and turf। मतलब कि जब भी पार्टिकल्स जो होता है वह हमेशा एज ए कंटिन्यूअस क्या करता है, गर्त और श्रृंग, मतलब कि श्रृंग और गर्त यानी कि क्रस्ट और टफ में ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है इसकी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेव मोशन। ये क्या है, ये वेव मोशन होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जब भी पार्टिकल्स होते हैं वह अपने गर्त और श्रृंग में क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस रूप में आगे की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हेड डालिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेव मोशन, हो गया। तो इसमें लिखिए, ऑल द wave are characterized on the basis of their wavelength, frequency, velocity and amplitude। ठीक है। अब बात आती है एक एक चीज। पहला चीज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड, चार बातें। क्या होता है वेवलेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ? तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, और किसके बीच में, ट्रफ के बीच में, दो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा से। तो आप इसके बाद लिख लीजिए वेवलेंथ, हेडिंग डालिए वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लैम्डा,
lambda LAM lambda लैम्डा LAM, इसका स्पेलिंग होता है LAMBDA लैम्बडा। लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? या तो इससे हम लोग माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसे हम लोग किसमें नैनोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे आर्म एंगस्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे जनरली या तो आर्म एंगस्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे या माइक्रोमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो होता है कितना, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और एक आर्म एंगस्ट्रॉन जो होता है वह 10⁻10 मीटर। तो आप डाटा को हमेशा या तो हम इसको माइक्रोन क्या करते हैं उससे, या तो हम इसे एंगस्ट्रॉन में रिप्रेजेंट करेंगे या तो इसे हम लोग माइक्रोन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको हमेशा दो ही डाटा में रिप्रेजेंट करिएगा, या तो 10⁻10 मीटर। आप डाटा हमेशा याद रखिएगा कि एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर, एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर। ठीक है, या एक मिली माइक्रोन जो होता है वह 10⁻9 मीटर, या 1 जो होता है मिली माइक्रोन 10⁻9 मीटर, या एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर। तो छोटी छोटी डाटा है जो आगे कैलकुलेशन करना रहेगा तो आपको काम आएगा, इसलिए आप इसको क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब इसका दूसरा डेफिनेशन लिखिए, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। देखिए फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी? कहा कि 1 सेकेंड में ये जितनी डिस्टेंस, जितना बार क्या करता है, ये नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव मतलब यहां से चला और पूरा एक, ये पूरा कहलाता है एक वेव, या तो यहां से यहां तक या यहां से यहां तक। ये नहीं कि ये एक वेव ये एक वेव, नहीं, मतलब जहां से चला और पुनः अपने पोजीशन पर लौट कर आना, ये कहलाता है एक वेव, यहां से यहां तक। तो कहते हैं कि 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करता है, मतलब एक क्रस्ट और एक टफ मिलाकर एक वेव, तो 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करता है वह कहलाता है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो डिफिनेशन लिखिए, द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट्स in a single second is called frequency. It's represented by mu. लिखिए, the unit of frequency are cycle per second, are cycle per second, और simply reciprocal seconds, मतलब वन। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, या तो उसे हम सेकंड इनवर्स से ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं ना कि 1 हर्ट्ज जो होता है वह 1 साइकिल पर सेकंड होता है। 1 हर्ट्ज जो होता है वह 1 साइकिल क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोग सीख लिए फ्रीक्वेंसी क्या है। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी, v। यहां हम वेलोसिटी को चूंकि v की तरह म्यू होता है, इसलिए यहां पर हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव in 1 second is called velocity of the wave. Distance travel by the wave in 1 second is called velocity of the wave.
मतलब एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वह उसकी वेलोसिटी कहलाती है। एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव ट्रेवल होता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दो क्रस्ट या दो टफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम उसका वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। और इसका जो चूंकि एक्सप्रेस जहां पर हम लोग करते हैं, इसकी जो यूनिट होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी एसआई यूनिट जो हम लोग पढ़ते हैं वो मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, आप जाकर कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक है, तीसरी लिखिए। नेक्स्ट, तीन वेलोसिटी। चौथा पॉइंट लिखिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड लिखिए इट्स डिफिनेशन। इट इज द हाईएस्ट ऑफ क्रस्ट, और इट इज द हाइट ऑफ, ऐसे लिखिए, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ वेव थ्रू विच नॉर्मली, या हाइट ऑफ क्या लिखे? वेव, और डेप्थ ऑफ वेव, या हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब ये जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये इसकी कहलाता है क्या चीज? एम्पलीट्यूड। तो लिखिए इट्स रिप्रेजेंट बाय ए। हो गया? नोट करके लिखिए इट इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव that determines the intensity or brightness of radiation. The intensity or brightness of radiation. Brightness of radiation. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्टेंस, वेवलेंथ हो गया, दो क्रस्ट या दो टफ के बीच का डिस्टेंस, वेलोसिटी हो गया, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि प्रति सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टर्म लिखते हैं। लिखिए वेव नंबर। अब डालिए वेव नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं म्यू बार। म्यू बार वेव नंबर। लिखिए इट डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ per centimeter, number of wavelengths per centimeter, and is equal to the inverse wavelength which express in centimeter. मतलब कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या? वेव लेंथ। 1 अपॉन, तो यानी कि म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो बस सीधा म्यू बार जो होता है वह वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, इनवर्स ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर एंड इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो भी हमारे पास वेवलेंथ है उसका क्या मतलब, 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होता है उसका इनवर्स जो हमारे पास होता है वह उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब कि वेवलेंथ इक्वल टू 1 या वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, अब जरा बताइए जो हमारे पास वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का जब हम लोग इसकी स्टडी करना शुरू करेंगे तो आगे इसका हम लोग यूज देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसका जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर पूछें कि वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या रिलेशनशिप होता है,
या हम अभी तक पढ़े वेवलेंथ, वेव नंबर, वेवलेंथ पढ़े, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो आप हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। क्या रिलेशनशिप होता है? तो कहते हैं कि जो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू म्यू, ठीक है। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू, ठीक है। तो यहां से अगर लैम्डा निकाले या म्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। और आपको पता है कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है म्यू, सॉरी म्यू बार, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, और चूंकि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है म्यू बार, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू म्यू बार, ठीक है। तो यहां से हम लोग को मिल गया कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, तो रिलेशनशिप हमारे पास आप पढ़ लिए क्या चीज? सी इजकल टू वी इंटू म्यू, या म्यू इजकल टू कितना आ जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से म्यू इजकल टू, चूंकि 1 अपॉन लैम्डा इजकल टू म्यू बार, तो यहां से क्या आ जाएगा? म्यू इजकल टू सी अपॉन सी इंटू म्यू बार। तो ये इसमें इसका यूज जो होता है आगे चलकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। कि वेवलेंथ में या वेव नंबर में, फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार का इसका यूज हम आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे काम आएगा ये, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश है, ये पुराने कंसेप्ट है, इसमें आपको पहले से पढ़ चुके होंगे, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद की जो कहानी है ये थोड़ी सी ट्विस्टेड होगी। तो आप हिंट डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आपको भी पता है कि जो भी लाइटें आती हैं तो उसमें कई तरह के रे होते हैं, एक्सरे होते हैं, इंफ्रारे होते हैं, विजुअल रे होते हैं, तो कई तरह की रे मिलती है। और वो रे जो होती हैं उनकी हर किसी की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी दूसरे से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस एक हमारे भी विजुअल जो एटमॉस्फेयर में जो हमें कलर देखने की जो टेंडेंसी होती है वह एक फिक्स वेवलेंथ के बीच में होती है, कि अगर उससे वेवलेंथ, अगर उससे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी जितना हमारी एक आंख के देखने की जो टेंडेंसी होती है वो एक फिक्स रेंज में हम किसी पार्टिकल्स को देख सकते हैं, या किसी कलर पार्टिकल्स को देख सकते हैं, या कलर को देख सकते हैं। अगर उसकी रेंज अगर ज्यादा हो गया तब भी हम नहीं देख सकते, या उससे कम हुआ तब भी नहीं देख सकते, ठीक है। कहते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ जो होता है ब्लू कलर का होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है रेड कलर का होता है। तो ब्लू से रेड के बीच का जो वेवलेंथ है, अगर ब्लू वेवलेंथ से कम हो जाएगा वेवलेंथ तो हम नहीं देख सकते हैं। रेड से जो वेवलेंथ उसको देते हैं 760 नैनोमीटर करीब होता है, अगर उससे ज्यादा देते हैं तो भी हम नहीं देख पाते हैं। तो कहा कि ये फिक्स रेंज होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ होता है। कि अगर देखिए इसके बीच में आप रिलेशनशिप अगर देखें तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी रिलेशन अब हम जो भी जितना भी एक्सप्लेन किए हैं ये सारे काम के चीजें आगे, मतलब कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन के सिर्फ काम करता है। तो कहा कि यही चीज हमारे पास जो मिलता है कि ऐसी स्थिति में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिसका वेवलेंथ जो होता है वह लंबा होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम होगी।
यानी कि जिसकी जो वेवलेंथ लो वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो कहा कि जो यही इसी चीज को जो हम रेंज को जो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी हमको मिला, या वो हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ का है या हाई वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी का है, तो कह रहे हैं कि इसी को कैलकुलेट करने के लिए जो एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं, वही स्पेक्ट्रम आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई बात समझ में? तो कहते हैं ना कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ध्यान रहे, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ध्यान रखना, the arrangement of different type of electromagnetic radiation in the order of increasing, क्या कहते हैं, increasing order of wavelength, increasing order of wavelength, तो क्या कहते हैं, increasing order of wavelength और decreasing order of frequency। ध्यान रखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वेवलेंथ, या जो हम लोग ध्यान, या तो आप वेवलेंथ को ऊपर लेके जाओ तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। So the arrangement of electromagnetic radiation on the basis of increasing number of wavelength or decreasing number of frequency is called electromagnetic spectrum. What do you mean by electromagnetic spectrum? The arrangement of different type of electromagnetic radiation on the basis of increasing number of wavelength, decreasing number of frequency is called electromagnetic spectrum. Difficult है? एक काम करो, लिख लो, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे में अगर आपको हम दिखाएं तो कहते हैं कि अगर वेवलेंथ का क्या होना चाहिए, वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी, या तो आप वेवलेंथ को बढ़ाओ या तो फ्रीक्वेंसी को घटाओ, दोनों में से कोई एक काम करो। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रेंज अगर हम दे दें, यहां पे हम वेवलेंथ ले लेते हैं, क्या ले लिए, वेवलेंथ को। तो अगर हम यहां पर वेवलेंथ को ले लें, अगर मान लीजिए कि वेवलेंथ को हम लेते हैं मीटर में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो यहां पर अगर वेवलेंथ को ले मीटर में तो ये होता है 10 टू दी पावर, मान लीजिए -18, 10 टू दी पावर माइनस, ऊपर लिखते हैं 10 टू दी पावर -18, 10 टू दी पावर -14, यहां पे ले ले 10 टू दी पावर -10, 10 टू दी पावर -6, 4 का 10 टू दी पावर -2, और यहां पर आप मान लीजिए, तो इस तरह से अगर 10 टू दी पावर आप 2 ले लें तो 10 टू दी पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इसी कंडीशन में वेवलेंथ क्या कर रहा है, यहां से -18, -14, -10, यहां वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करिए, घटाइए। तो यहां से अगर 10 टू दी पावर 23, अगर ये 10 टू दी पावर कितना हो 22, 10 टू दी पावर जो है 18, या तो 22 4 26 ले लीजिए, 18, यहां पे अगर मान लीजिए 10 टू दी पावर जो है 14, 10 टू दी पावर जो है 10, और 10 टू दी पावर जो है वह 6। तो वेवलेंथ क्या कर रहा है, यहां देखिए इधर से इधर जाने पर, तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, घट रहा है, तो वेवलेंथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि 10 टू दी पावर -18 पर जो होता है ये आपका कॉस्मेटिक रे का होता है, तो कहते हैं कॉस्मिक रे, ठीक है। जो कॉस्मिक रे है माइनस होता है, ये होता है गामा रेज का, ये जो आपका होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्स रेज का, ठीक है। 10 टू दी पावर 6 जो होता है वह होता है विजिबल रे का, ठीक है। 10 टू दी पावर -2 होता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव, और 10 टू दी पावर 2 जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियो वेव, ठीक है। आपको भी पता है कि जो विजिबल रे होते हैं, जो 10 टू दी पावर 6
और इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻14 होता है। तो ये जो वेवलेंथ होते हैं, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम बनाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ये क्या करते हैं, आगे चलकर विब्रॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाम क्या होता है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन, येलो और क्या होता है, ऑरेंज, और लास्ट में होता है रेड। निमोनिक याद रखना, विब्रॉन। ठीक है, विब्रॉन, इसका निमोनिक होता है, आप साहब का वर्ड निकाल लो, VIBGYR, विबग्योर। नाम क्या हो गया, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी बोलते हैं इसको बैनिया पिनाला, सबसे अच्छा वर्ड, बैनिया पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, बैनिया पिनाला, पीला, नीला और लाल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको, क्या होता है, बैनिया पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल। अंग्रेजी में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। याद रहेगा, तो हिंदी में याद रखो या तो बैनिया पिनाला, या अंग्रेजी में याद रखो विबग्योर। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो आप जिसकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 400 नैनोमीटर की, और मैक्सिमम जो होती है वह होती है करीब करीब 700 नैनोमीटर की। ठीक है, तो वायलेट की 400, करीब ब्लू का जो होता है वह करीब करीब 500 नैनोमीटर होता है, और येलो का जो होता है करीब करीब 600 नैनोमीटर होता है, और ग्रीन का जो होता है 700। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो कहा कि इतने रेंज में अगर हमें कोई भी कलर अगर दिख जाए, अगर इस वेवलेंथ में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर शो करता है, तो ऐसी स्थिति में हमको वो कलर, जिस वेवलेंथ को वो प्रीफर करेगा, जिस वेवलेंथ को वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वह कलर हमको शो करता है। आई बात समझ में? आप मान लीजिए कि फैलिंग सॉल्यूशन हुआ, तो फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वह लाइटली ब्लू कलर का होता है, मतलब उसको क्या करता है, करीब 500 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हमारे पास सबसे बेसिक कंसेप्ट मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, आई होप आपको पहली क्लास समझ में आई होगी। जब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तो अब इसका हम एक बेसिक धीरे धीरे एप्लीकेशन करना सीखेंगे कि किस तरह के रेडिएशन जो होते हैं आगे काम करते हैं। इसका जो आपके कहते हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या कंसेप्ट होता है, किस तरह से हम लोग पढ़े ना कि जब हमारे पास जब बरसात के समय होता है, तो बरसात जैसे ही खत्म होता है तो थोड़ा सा आपको रेनबो दिखाई देता है। ये रेनबो का क्या कंसेप्ट होता है, क्यों रेनबो बनता है, इसकी जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। जो स्प्लिट सीरीज होगा वो कैसे सीरीज बॉन्ड बैंड करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब कि रेनबो का फॉर्मेशन की कंसेप्ट जो होगी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।